अनु ने जैसे ही आर्या की मां से बात खत्म की, उसके दिल में हल्का सा डर और उत्साह साथ साथ उभर आया। कमरे की खिड़कियों से आती हवा उसके पर्दों को हिला रही थी, जैसे उसे आने वाले उस तूफान के बारे में चेतावनी दे रही हो, जिसकी आहट उसे अभी सुनाई नहीं दे रही। अनु ने खुद को समझाया, सब ठीक होगा, मैं तो बस आंटी का बर्थडे सजाने जा रही हूं, बस इतना ही। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अनजानी बेचैनी चिपक कर बैठ गई थी। उधर घर में मौजूद राजनंदिनी का कमरा जैसे पूरी तरह जाग चुका था। दीवारों पर जमी धूल अचानक उड़ने लगी, चिरकने लगे पुराने लकड़ी के दरवाजे, और कोई अदृश्य ताकत कमरे के बीच खड़ी होकर भारी भारी सांसें लेती महसूस हो रही थी। आर्या की मां दहलीज पर खड़ी थीं, आंखें चौड़ी, दिल धड़कता हुआ और सिर में एक ही सवाल घूमता हुआ, क्यों? आखिर क्यों इस कमरे में इतना तूफान उस लड़की के नाम लेने भर से उठ जाता है? वो आगे बढ़ना चाहती थीं, पर शीशे का एक और टुकड़ा इतनी जोर से गिरा कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। उन्हें एहसास हो चुका था, कुछ तो बहुत गलत है, और ये सब कुछ अनु के आने से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ झंडे किचन में खड़ा था मीरा को देखते हुए। मीरा चाय बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उतनी ही शांति थी जितनी तूफान से पहले समंदर की सतह पर होती है। झंडे ने फिर पूछ ही लिया, मीरा मैडम, आप इतनी बेचैन क्यों हैं? आर्या सर लंदन पहुंचे या नहीं, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मीरा ने चाय की भाप में छुपी अपनी नाराजगी को आंखों में दबाते हुए कहा, इसलिए क्योंकि अगर वो पहुंच गए तो अन्नू की अहमियत और बढ़ जाएगी, और अगर अनु इस घर में पैर जमाने लगी तो मेरा खेल खत्म। झंडे ने सिर चटकाते हुए कहा, लेकिन अगर आप गलत कदम उठाएंगी तो फंसेंगी खुद ही, अन्नू को फंसाने जाओगी और खुद एक्सपोज हो जाओगी। मीरा ने पलटकर उसे देखा, वो नजर किसी चाकू से कम नहीं थी। झंडे, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें जीतने वाला वही होता है जो हारने का डर भुला दे, और मैं वही करने वाली हूं। कॉरिडोर में हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसी समय सिद्धि माता धीरे धीरे घर में दाखिल हुईं। उनके कदमों की आहट इतनी शांत थी कि लगता ही नहीं था कोई आया है। उन्होंने कमरे के बाहर झुकी हुई आर्या की मां को देखकर गंभीर आवाज में कहा था ना, कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी आहट इसी कमरे से आएगी। जिस दिन वो लड़की इस घर में आएगी, इसी आत्मा की बेचैनी चरम पर पहुंच जाएगी। आर्या की मां ने घबराकर पूछा, पर क्यों माता? अन्नू का हमारे घर से क्या रिश्ता? उसके कदम पड़ने से ये आत्मा इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? सिद्धि माता ने धीरे से आंखें बंद की, मानो किसी अनदेखे दृश्य को देख रही हूं, क्योंकि उस लड़की के भाग्य की डोर किसी और की मौत से जुड़ी है, और ऐसे रिश्ते मिटते नहीं, बस छिपते हैं सही वक्त तक। उनकी ये बात सुनकर आर्या की मां सिहर उठी। कमरे के अंदर से फिर एक जोरदार धक की आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर हथेली मारकर कह रहा हो, उसे मत आने दो, वो आ गई तो सच खुल जाएगा। दूसरी तरफ अनु अपने घर में तैयारियों की लिस्ट बना रही थी। उसकी हथेलियां पसीज रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नजर लगातार उस पर टिकी हो। अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। मीरा का मैसेज था, अन्नू, बर्थडे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही मिली है, देख लेना कोई गलती ना हो। मैसेज पढ़ते ही अन्नू के दिल में एक अजीब सी खटास घुल गई। शब्द तो मीरा के थे, लेकिन उनमें छुपी नफरत, कटाक्ष और किसी अनदेखे बदले की गंध साफ महसूस हो रही थी। उधर आर्या एयरपोर्ट पर बैठा आखिरी बार अन्नू को कॉल कर रहा था। डरो मत अन्नू, तुम जैसा सोच रही हो सब वैसा नहीं होगा, मां तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। अनु ने बस धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में हिचक साफ थी। उसे नहीं पता था कि उस घर में उसके कदम पड़ने के बाद सिर्फ एक आत्मा ही नहीं, बल्कि मीरा का खेल, सिद्धि माता की भविष्यवाणी और राजनंदिनी का गुप्त कमरा सब उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी, घर के भीतर का माहौल और भारी होता जा रहा था। राजनंदिनी के कमरे की दीवारें ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन अंदर छिपी ताकत की बेचैनी हर मिनट बढ़ रही थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके आने से पूरा घर अपने सबसे काले राज से आमना सामना करेगा। और वो व्यक्ति थी अन्नू। घर में हल्का सा कोहरा सा महसूस होने लगा था, जबकि बाहर धूप थी। ये वही अजीब सा माहौल था जो तब बनता है जब हवा में कोई अनदेखी मौजूदगी तैर रही हो। आर्या की मां बार बार घड़ी देख रही थीं। अन्नू को आने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। उनके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन साथ में एक गहरी घबराहट, जैसे कोई अंदर से लगातार कह रहा हो, सावधान, आज सब बदल सकता है। इसी बीच मीरा अपनी प्लानिंग का अंतिम हिस्सा तैयार कर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्रंक पड़ा था, जिसमें उसने कई पुरानी चीजें इकट्ठी की थीं। कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई कांच की चूड़ी, एक जली हुई डायरी जिसके पन्नों पर अब भी हल्की गंध थी, और सबसे अहम, एक पुराना दुपट्टा जिस पर हल्का सा खून का निशान था।
वो दुपट्टा देखकर भी जिस इंसान की सांसें रुक सकती थीं, वो थी आर्या, क्योंकि वो दुपट्टा राजनंदिनी का था। मीरा ने दुपट्टे को उठाया और धीरे धीरे अपने हाथों में पलटने लगी। उसके चेहरे पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान फैल गई। अन्नू, तुम इस घर में कदम रखते ही मेरे जाल में फंस चुकी होगी। तुम्हें लगेगा जैसे राजनंदिनी की आत्मा तुमसे नाराज है, जबकि असल में खेल खेलूंगी मैं। उसने टंक का ढक्कन बंद किया और उसे एक परछाई वाले कोने में सरकाते हुए बुदबुदाई। अगर इस ट्रंक का सच सामने आ गया तो मेरा राजनंदिनी से जुड़ा भूत भी सामने आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि तुम मेरी हकीकत तक पहुंचो, मैं तुम्हें उस डर तक पहुंचा दूंगी जिससे बचकर निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। उधर झंडे किचन की ओर जाते हुए अचानक ठिठक गया। उसे लगा जैसे हवा में कोई धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी हो। वो वापस मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। खाली दीवारें और एक हल्की ठंड। वो डर से कांप गया, पर खुद को संभालते हुए बोला, यार ये घर तो वैसे ही डरा देता है, और ऊपर से आज का दिन। लेकिन जो भी हो, अन्नू को मीरा मैडम से बचाना ही होगा। उसका दिल साफ था, और उसी साफ दिल की वजह से वो उस सच्चाई के और करीब जा रहा था जिसके पास जाते ही बाकी लोग पीछे हट जाते थे। सिद्धि माता इस बीच पूजा वाले कमरे में बैठी थीं। उनके हाथ में घंटी थी जो अपने आप ही हल्की हल्की झंझना रही थी, बिना हिलाए, बिना छुए। हवा स्थिर थी, पर घंटी में कंपन था। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर कहा, वो जाग चुकी है। राजनंदिनी की आत्मा अपनी पूरी शक्ति में आ चुकी है। जिस सच से ये घर सालों से आंखें चुरा रहा था, वो आज खुलने वाला है। आर्या की मां घबराकर बोली, पर माता, वो आत्मा अन्नू से इतनी बेचैन क्यों है? क्या अन्नू का उससे कोई संबंध है? सिद्धि माता ने धीमे, बहुत धीमे स्वर में कहा, संबंध है, मगर कैसा, ये अभी मैं भी नहीं जानती। लेकिन एक चीज साफ है, अन्नू का इस घर से सिर्फ आज का रिश्ता नहीं, ये रिश्ता जन्म जन्मों का है। और राजनंदिनी इसका एहसास कर चुकी है, इसलिए अस्थिर है। वो इस घर में एक नई शुरुआत देख रही है, और शायद उसी शुरुआत में उसका अंत छिपा है। इधर घर के कॉरिडोर में वड़ी घड़ी अचानक बंद हो गई। सेकंड हैंड वहीं रुक गया, जैसे समय ने खुद अपने कदम रोक दिए हों। उस घड़ी के रुकते ही पूरे घर में एक अनजाना कंपन दौड़ गया, पर किसी को पता नहीं चला, सिवाय राजनंदिनी की आत्मा के। कमरे से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। सब चौंक कर उसकी तरफ भागे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और भीतर की हवा जैसे उल्टी दिशा में बह रही थी। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने हर चीज को उखाड़ कर फेंक दिया हो। आर्या की मां के दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। हे भगवान, यह सब अन्नू के आने से पहले क्यों हो रहा है? मीरा भी कमरे के पास आई, पर उसके चेहरे पर डर से ज्यादा हैरानी थी, या शायद वो डर का नाटक कर रही थी। उसने झुकी हुई आवाज में कहा, कहीं ये आत्मा अन्नू को लेकर नाराज तो नहीं? ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वो चाहती ही यही थी। उधर अन्नू अब घर से सिर्फ कुछ मिनट दूर थी। कार की खिड़की से हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उस हवा में कुछ भारीपन था। उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा है, बहुत दूर से, लेकिन बहुत साफ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ सड़क थी और सन्नाटा। अन्नू का दिल अब तेजी से धड़क रहा था, हर धड़कन में एक सवाल, क्या सच में कोई मुझे देख रहा है, या मैं बस ज्यादा सोच रही हूं? लेकिन सच उससे कहीं बड़ा था जितना वो सोच सकती थी, क्योंकि घर के अंदर राजनंदिनी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने कमरे के बीच खड़े होकर एक गहरी खतरनाक चीख मारी। दीवारें हिल गईं, हवा भारी हो गई और पूरा घर जैसे एक पल के लिए थम गया। और उसी पल मुख्य दरवाजे के बाहर कार का हॉर्न बजा। अन्नू घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसके कदमों की आहट ने दहलीज को छुआ, राजनंदिनी की आत्मा ने आंखें खोल दीं। शाम तक सारा सामान लेकर वापस घर की ओर चली, पर जैसे जैसे वो घर के नजदीक आती गई, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से उसे लगातार देख रहा है, पीछा कर रहा है। बार बार उसने मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सड़क खाली ही मिलती। बाहर की हवा बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उमड़ रही थी, जैसे किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो, जैसे कोई आवाज उसे पुकार रही हो, पर शब्दों में नहीं, बस एहसासों में।
घर के मुख्य गेट के पास पहुंचते ही उसके पैरों में एक पल का ठहराव आया। दीवार के ऊपरी कोने पर उसे कोई काली परछाई जल्दी से खिसकती हुई दिखी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद बस मेरा वहम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। घर के अंदर कदम डालते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जबकि बाहर गर्मी थी। ये असामान्य था। अनु ने चौंक कर इधर उधर देखा। लाइटें सामान्य थीं, फर्श सामान्य था, पर हवा के भीतर कुछ अजीब था, जैसे घर उसे पहचानना चाहता हो, उसे परख रहा हो। तभी आर्या की मां अंदर से निकली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उस मुस्कान में एक डर भी छिपा था। उन्होंने अनु को देखते ही कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। अनु ने मुस्कुराकर प्रणाम किया, पर जैसे ही उसने उनका हाथ छुआ, आर्या की मां का शरीर एक पल के लिए कांप उठा, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें झंझोड़ दिया हो। अनु ने तुरंत पूछा, आंटी, आप ठीक हैं? उन्होंने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ी थकान है। पर अनु को लगा कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उधर उसी क्षण, जितना शांत माहौल अनु के सामने था, घर के पिछले हिस्से में स्थित राजनंदिनी का कमरा फिर बेचैन होने लगा। खिड़की के पर्दे अचानक जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर खींचकर फाड़ देना चाहता हो। तेज धम धम की आवाजें दीवारों से टकराने लगी। कमरे की एक पुरानी कंघी फर्श पर खुद ब खुद गिरकर टूट गई, मानो किसी ने गुस्से में उसे फेंका हो। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि घर की सभी महिलाओं ने सुन लिया। आर्या की मां घबराकर इधर उधर देखने लगी, जबकि सिद्धि माता शांत रहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि कुछ बेहद गंभीर हो चुका है। अनु अभी हॉल में थी और उसे ये सब बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे किसी दिशा में बुला रहा हो। उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर की मंजिल पर किसी के कदमों की आवाज आ रही है, लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा तो सीढ़ियां खाली थीं। पर एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई दीवार पर फड़फड़ाई और गायब हो गई। वो घबराई, लेकिन खुद को समझा लिया कि शायद ये उसकी थकान का असर है। इस बीच मीरा अपने कमरे में बैठी दूर से ये सब देख रही थी। आज वो बेहद शांत थी। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन दिमाग में योजना। उसने खुद से कहा, जब तक आर्या नहीं है, मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अनु को आज ही कोई गलती करनी होगी। वो बर्तन की हल्की सी आवाज भी सुनने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसके मन में कोई शक न रहे। पर तभी मीरा के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। हवा रुकी हुई थी, खिड़कियां बंद थीं, तो दरवाजा खुद क्यों खुला? मीरा ने तुरंत दरवाजा पकड़ा और झटके से बंद किया, पर दरवाजा बंद होते ही उसके कान में एक बेहद हल्की फुसफुसाहट आई। रुको। मीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन उसके दिल में डर की सुई गहराती जा रही थी। उधर हॉल में अनु और आर्या की मां कुछ बातें कर रहे थे। आर्या की मां ने पूछा, बेटा, तुम घर आने से पहले बिल्कुल ठीक थी ना? अनु ने हंसकर कहा, हाँ आंटी, बिल्कुल, पर यहां बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आर्या की मां का चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर रुकीं। फिर बोली, इस घर में कुछ पुरानी यादें हैं बेटा, जो समय के साथ धुंधली हो जानी चाहिए थीं, पर कुछ यादें मिट नहीं पाती। अनु थोड़ा चौंक गई। कैसी यादें? आर्या की मां ने कोई जवाब न दिया और मुद्दा बदल दिया। पर तभी राजनंदिनी के कमरे का दरवाजा अचानक इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा घर हिल गया। अनु डर के मारे उछल पड़ी। आर्या की मां के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सिद्धि माता तुरंत बाहर आईं और बोलीं, ये संकेत है, कोई बता रहा है कि वो जाग चुका है, कोई जो खुश नहीं है। अनु ने घबराकर पूछा, कौन जाग चुका है? सिद्धि माता ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे वो उसके भीतर कुछ खोज रही हों। फिर शांत स्वर में बोलीं, जो तुम्हें पहचानता है, तुम्हारे कदमों की आहट से जो बेचैन हो उठा है, वही। अनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और घर की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। कमरे में अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे में अनु को साफ सुनाई दिया, एक स्त्री की धीमी, टूटती हुई आवाज।